हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के हमारे जितने अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए हमारी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न कहता है कि हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। जो हर्बर्ट थे और जो जॉन लॉक थे, शिक्षा के उद्देश्यों को क्या क्या बताया। तो हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा के उद्देश्य बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया है। तो जो हर्बर्ट और जो जॉन लॉक थे, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में मात्र बालकों के नैतिक और चरित्र विकास पर जोर दिया है। अगला प्रश्न कहता है कि स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है। अभी हमने हर्बर्ट और उनके बारे में देखा, जॉन के बारे में। अब यहाँ पर स्पेंसर के अनुसार शिक्षा और शिक्षण क्या होता है। तो ये परिभाषाओं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे अति लघुत्तरी के ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर स्पेंसर के अनुसार शिक्षण और शिक्षण क्या होता है। तो इनके अनुसार है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण के उद्देश्य है। अर्थात स्पेंसर कहते हैं कि मानव जो भी अपने जीवन में सीखता है वो उसकी शिक्षा होती है, और इस शिक्षक द्वारा जब वो परिपक्व बनता है तो वो यही उसका शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ये स्पेंसर के अनुसार था। अगला प्रश्न कहता है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण पैदा करना है। तो ये जॉन डीवी किसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक चेतना के उत्थान के बारे में जॉन डीवी कहते हैं कि सामाजिक कल्याण करना है बालक का, सामाजिक सेवा के अंदर उसके जो गुण हैं वो पैदा करने हैं, नागरिकता के संबंधित गुण ये पैदा करने हैं। ये सभी जॉन डीवी का शिक्षा के उद्देश्य जॉन डीवी के अनुसार थे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको समझकर याद करना होता है। आप अच्छी तरीके से इनको याद करिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों द्वारा लोगों का विचार, मतों की अभिव्यक्तियां में परिवर्तन लाया जाता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये कथन है लुईस और वीगल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है। अगला प्रश्न कहता है कि एडगल डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो ये एडगल डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा थी। तो इनके अनुसार एक और परिभाषा दी गई थी कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों भावनाओं की साझेदारी करना। तो एडगल डे कहते हैं कि संप्रेषण का आशय क्या होता है कि स्वयं की जो विचारधारा है और दूसरे की जो विचारधारा है उनका आपस में आदान प्रदान करना। ये एडगल डेल की परिभाषा थी। ये भी परिभाषा संबंधित क्वेश्चन था जो कि पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वैयक्तिक संप्रेषण क्या है। जैसे कि आपने देखो वो यहाँ पर प्रश्न समझ चुके होंगे। वैयक्तिक मतलब स्वयं से बातचीत करना होता है। तो आपके यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आप अपने अनुसार परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर अगर अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो आप किसी भी मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद का जिन्होंने परिभाषा दी है उनकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो जो हमारे कोर्स में जो मेन हेडिंग्स हैं उनसे संबंधित हमारी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों की हमको याद होनी चाहिए, तो हम अच्छे से अपना पेपर कर सकते हैं। वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है। तो एजी मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों का अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना ही हमारा वैयक्तिक संप्रेषण होता है। अर्थात जो इन्होंने कहा है कि हम अलग अलग बालकों से जो संप्रेषण करते हैं उनके गुणों, आदेश, निर्देशों को जानने के लिए, तो ये हमारा व्यक्तित्व निर्देशन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सामूहिक संप्रेषण कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। जो हमारा सामूहिक संप्रेषण होता है अर्थात ग्रुप में हम जब बातचीत करते हैं उसके हमको यहाँ पर गुण बताने हैं। तो हमारे यहाँ पर गुण होंगे, ये भी सरल, सस्ती और कारण व्यवहारिक है। अर्थात जो सामूहिक संप्रेषण होता है कक्षा शिक्षण में होता है, बहुत सारे बालक होते हैं, हम उनमें उनसे आपसी बातचीत करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत सस्ती होती है, इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी खर्च नहीं होता है, और ये सरल भी होती है। बालक बातचीत करते हैं, उनको हम अच्छे से बातचीत करवाना सिखाते हैं। तो हमारे ये पहला गुण हो गया सामूहिक संप्रेषण के। अगला गुण कहता है कि बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने से अच्छे गुणों का ग्रहण करता है। यहाँ पर
पर दोनों गुण हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव गुण बताने, इसलिए हम पॉजिटिव वाला पॉइंट लेंगे। क्या होता है, बालक जब सामूहिक संप्रेषण कर रहा होता है तो सामने वाले के अच्छे गुणों को वो एब्जॉर्व करता है, स्वीकारता है। तो ये हमारा एक सामूहिक संप्रेषण का अन्य लाभ हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला और कविता के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इतिहास में हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं, भूगोल में हो गया, संगीत कला में हो गया, तो इससे हमारी जो सोचने तर्क करने की जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं। इसलिए जो सामूहिक संप्रेषण होता है ये अच्छा माना जाता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रॉबल के अनुसार शिक्षण क्या है। तो फ्रॉबल के अनुसार जो शिक्षण होता है, बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी होता है। तो फ्रॉबल जो महोदय थे, इन्होंने मॉन्टेसरी विधि का इजाद किया था। ये क्रिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, अर्थात करके सीखने पर जोर देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे या शिक्षाविद थे, फ्रॉबल महोदय थे। तो इनका कहना था कि बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। अर्थात जो बच्चा खेल खेल में सीख जाता है ना, और वो क्या होता है, उसको लंबे समय तक याद रखता है। तो ये जो इन्होंने बात कही थी, फ्रॉबल महोदय ने कही थी। प्रश्न है हमारा, प्रेरणा के तरीके बताइए। तो जो प्रेरणा के जो तरीके होते हैं, समांतर दो दिए गए हैं। एक तो हम शाब्दिक रूप से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, जिसे हम शाब्दिक प्रेरणा कहते हैं, और एक होता है अशाब्दिक प्रेरणा होता है। तो शाब्दिक प्रेरणा का आशय है जिससे शब्द से हमको एहसास होता है कि शब्दों द्वारा किसी बच्चों को प्रेरणा देना। ये कैसे होता है, शाबाशी, अच्छा, उत्तम आदि शब्दों का। जैसे मान लें हमने अपने शिक्षण काल में कोई किसी बच्चे को कोई कार्य दिया, उसने उस कार्य को अच्छे ढंग से कर लिया या फिर करने का प्रयास किया, तो हम उसको क्या करते हैं, शाबाशी कहते हैं, बहुत अच्छा, इसे और अच्छा करो, उत्तम, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शाब्दिक प्रेरणा होता है, इससे बच्चा मोटिवेट होने लगता है। और दूसरा होता है अशाब्दिक प्रेरणा, अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जिसमें हम दंड पुरस्कार दोनों शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से हो सकती है। तो इसलिए अशाब्दिक प्रेरणा में दंड और पुरस्कार दोनों आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुकल्पीय प्रश्नों में भी इससे प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है। अर्थात जो एंडरसन महोदय हैं, इन्होंने संप्रेषण की परिभाषा दी गई है, वो हमको बताना है, तो ये हमको याद होनी चाहिए। तो जो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या होता है, तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनामय या अचेत अथवा अचेतनता दूसरों के संज्ञात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो एंडरसन ने कहा था कि एंडरसन के अनुसार क्या है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया होती है, गत्यात्मक होती है, क्योंकि हम इसमें स्थिर होकर बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से जब बात कर रहे होते तो वो गति में होती है, इसलिए संप्रेषण कैसी है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। और हम जब बातचीत कर रहे हैं तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या फिर बहुत ही चेतन रूप से सुने या फिर अचेतन रूप से सुने, अर्थात बहुत ध्यानपूर्वक सुने या फिर बहुत ही इग्नोर कर दें उस बात को। तो ये भी एक संप्रेषण का तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, चेतन या अचेतन रूप से संज्ञात्मक जो ढांचा होता है किसका, दूसरे का, अर्थात उसके जो इंटेलिजेंस है, जो संज्ञान है, उसके ढांचे के और सांकेतिक रूप से हम उसको अपने उससे हम प्रभावित होते हैं। ये एंडरसन की परिभाषा है, आपको यहाँ पर याद करना है इसको अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है कि टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो ये टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। इनके प्रयोग से हम सिद्धांत को सहायक बना सकते हैं, ये इनके कहने का प्रयास था। कि मतलब जो शिक्षण सूत्र होते हैं, अर्थात शिक्षण में हम जो सहायक तरीके होते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, वो हमारे शिक्षक सूत्र होते हैं। तो उनके हम प्रयोग से हमारे जो सिद्धांत होते हैं उनको समझाने में जो सहायक हों, वही हमारे क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। तो टी रायमंड ने शिक्षण सूत्र को कहा है कि उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। ये भी एक परिभाषा है, आपको याद करनी है। अगला प्रश्न कहता है कि व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है, तो जॉन डेवी की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, TLM का पूरा नाम और उपयोग बताइए। जो TLM का पूरा नाम होता है, TLM मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल, अर्थात जो शिक्षण होता है उसमें टीचिंग
यहाँ पर क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात कि पढ़ाते वक्त हम जिस मटेरियल का प्रयोग करते हैं वो हमारे सभी TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि वही पढ़ाने कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि जागृत हो और आसानी से वो समझ जाएं। तो ये TLM का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, गतिविधि होता है। अर्थात यहाँ पर हम फ्राबल के अनुसार भी लिख सकते हैं कि शिक्षण होता है वो क्रियात्मक होना चाहिए। तो वहीं से गतिविधि से हमारा संबंधित होता है कि जो तरीका अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाए और वो जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए, वही गतिविधि होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्रिया क्या है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण में हम क्या करते हैं, बालकों को बालिकाओं को हम क्रिया द्वारा सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता है गतिविधि आधारित शिक्षण में, हम क्रिया द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यही हमारी क्या हो जाती है, गतिविधि आधारित शिक्षण हो जाता है। यह एक शिक्षण की नवीन विधा है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रविधियों द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है तथा स्वयं ये दर्शाने में लगा रहता है कि यह कैसे करो और इस बात के लिए सावधान रहना है कि वे उसे करें। तो ये कथन किसका है? MP मॉफेट का ये कथन हुआ है। प्रश्न कहता है कि विधि प्रक्रिया की सुपरिभाषित संरचना जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन डच और ग्रैबरिच का है। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर SK अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है? तो यहाँ पर डॉक्टर SK अग्रवाल ने कथन के बारे में बताया कि ये क्या होता है। तो इनकी परिभाषा है कि कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है। कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर बतलाकर ज्ञान देने से है। अर्थात इनके अनुसार कथन क्या होता है कि हम मौखिक रूप से कोई बातें कह दें या फिर बतलाकर हम ज्ञान दें या फिर अपनी बात कहें। तो ये किसका है? SK अग्रवाल का कथन की परिभाषा है। अगला आगे कहता है कि इस युक्त के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु, घटना या प्रसंग को बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उनका चित्र बन जाता है और बालक उनका ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर लेता है। डॉक्टर SK अग्रवाल के अनुसार कथन क्या होता है? कथन ये होता है कि एक मौखिक क्रिया होती है जिसमें हम अपनी बात को कहकर या बतलाकर ज्ञान देते हैं। तो लेकिन ये जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने का जो तरीका होता है, अब यहाँ पर शिक्षक की बात हो रही, तो ज्ञान देने का जो तरीका इतना रुचिकर होता है कि बालकों के मस्तिष्क में कही गई बात के चित्र बन जाते हैं और वो ज्ञान स्थायी रूप से हो जाता है। तो ये डॉक्टर SK अग्रवाल के कथन की परिभाषा की मूल बात थी। आप लोगों को ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं। रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये मैकडूगल की परिभाषा है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये मैकडूगल की परिभाषा है, आपको याद करना है। अगला प्रश्न है कि नियोजन के सिद्धांत क्या महत्व है? नियोजन के जो सिद्धांत हैं उनके क्या महत्व है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, नियोजन करते हैं तो हम सबसे पहले श्रम और समय की बचत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही प्री प्लानिंग होती है और हमको पता होता है कि आगे क्या करना है, इस दिन क्या क्या करना है। तो इससे हमारा श्रम भी बचता है, समय भी बचता है। अगला नियोजन के जो सिद्धांत के महत्व, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है कि हमको पता होता है कि इस माह में हमको क्या पढ़ाना है, अगले माह में क्या पढ़ाना है, इसलिए जो शिक्षण अधिगम होता है हमारा क्रमबद्ध होता है। ये नियोजन के सिद्धांत के महत्व हैं। अगला महत्व है कि शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि हम जब अपने समय के अनुसार जो नियोजित समय के अनुसार कार्य करते हैं तो समय पर वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये नियोजन के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। अर्थात जो शिक्षक होता है, अगर उसका कार्य अच्छे से वो कर रहा है तो उसके चयन की योग्यता उसी पर निर्भर करेगी कि वो कार्य कैसे कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त के सिद्धांत की मूल भावना क्या है? आवर्त, आप जानते हैं, किसी कार्य को बार बार करना ही आवर्त होती है। तो इसका जो सिद्धांत की मूल भावना क्या है? तो यहाँ पर देखो, उत्तर में इस श्लोक से शुरू किया गया है कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। अर्थात क्या होता है, जब हम एक ही पाठ को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, तो भूलने की जो उसमें चांसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अर्थात हम
उसको बार बार एक पाठ को याद करने से हम भूलते नहीं हैं, वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में याद रहता है। यही आवृत्ति का सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार करते हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो शिक्षण सूत्र क्या होता है? कुछ ऐसी विधियाँ होती हैं जो कि शिक्षाविदों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि शिक्षक को पढ़ाते वक्त इन विधियों के प्रयोग से बालक या बालिकाओं में रुचि, उसके ध्यान और उसको सीखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में मददगार होते हैं। ये शिक्षण सूत्र होते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से हम अपने शिक्षण को बहुत ही आसान बना लेते हैं, रुचिकर बना लेते हैं। तो जिनके प्रयोग से बनाते हैं वही हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि खेल की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल होता है। खेल क्या होता है? अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ किया गया कार्य खेल होता है। ये किसका कथन है? म्यूलिक का कथन है। अगला प्रश्न है कि खेल क्या है? तो यही है, आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं या फिर इनको याद भी कर सकते हैं। जो हमारे शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं उनको हमको याद करना है, ताकि हम अपने उत्तर लेखन में भी इसको अच्छा कर सकें और जो इसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सही कर सकें। तो यहाँ भी खेल की दो परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ पर ह्यूरोज के अनुसार कि वह विधि जो छात्रों को उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करता है, जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात ह्यूरोज और ह्यूरोज के अनुसार खेल विधि क्या होता है? खेल क्या होता है? जो छात्रों को उत्साह भरे और उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करे, और वो स्वाभाविक खेल में और जो दिनचर्या में उसका जो खेल है उसमें वो विद्यमान हो, वही खेल होता है। अगला प्रश्न है कि हेंडरसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की परिभाषा दीजिए। तो हेंडरसन के अनुसार परिभाषा ये है कि क्रिया सामाजिक और मानसिक होती है और चहलकदमी आत्म अभिव्यक्ति और आत्मक्रिया इसके अंग हैं। अर्थात जो हेंडरसन कहते हैं कि क्रिया सामाजिक और मानसिक होती है, अर्थात हम सामाजिक रूप से क्रिया करते हैं और अपने मानसिक रूप से क्रिया करते हैं, और इसमें चहलकदमी आत्म अभिव्यक्ति जो अर्थात हम स्वयं को जो व्यक्त करते हैं, और आत्मक्रिया जो हम स्वयं कोई कार्य करते हैं, ये इसके अंग होते हैं। ये हेंडरसन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि कॉमेनियस के अनुसार शिक्षण क्या होता है? तो जो कॉम्युनिस्ट ने है उन्होंने मात्र सूचना देने से विरोध किया है। तो कॉम्युनिस्ट का मानना था कि शिक्षक का कार्य मात्र सूचनाओं को देने से नहीं है, बल्कि उन्होंने परिभाषा दी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान हो। तो ये भी कुछ फ्राबेल के तरीके ही बात करते हैं कि कॉम्युनिस्ट का कहना था कि मतलब शिक्षण प्रक्रिया हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बालक क्रिया करके सीखे। फ्राबेल ने भी यही कहा था और कॉम्युनिस्ट की भी यही परिभाषा है। प्रश्न कहता है कि इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला बगीचा, शिक्षक मालिक होता है, ये कथन किसने व्यक्त किया? अर्थात एक बालकों को उद्यान में समाहित करने की कोशिश किसने की है? अर्थात उद्यान में जो बालक होते हैं वो कौन? पौधे के समान होते हैं, और पाठशाला जो होती है बगीचे के समान होती है, और जो इसमें शिक्षक होता है माली होता है। तो ये जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बार बार पूछी जाती है। तो इसको फ्राबेल ने दिया था। फ्राबेल ने किंडरगार्टन विधि के जनक भी हैं, और ये फ्राबेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फ्राबेल ने कहा था कि इस उद्यान में बालक पौधे होते हैं, अर्थात किसी भी उद्यान में जो पौधे होते हैं वो किसके? बालक के समान होते हैं, और जो पाठशाला होती है वो बगीचे के समान है, अर्थात वो पूरा बगीचा एक पाठशाला है। उस बगीचे में जो पौधे हैं वो बालक होते हैं, और जो उन पौधों की देखभाल करता है तो वहाँ पर माली करता है। तो वैसे विद्यालय में पौधों की देखभाल कौन करता है? शिक्षक करता है। इस प्रकार से इन्होंने तुलना की थी, और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है इनकी। अगला है कि भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी होती है? अर्थात जब हम भाषा
शिक्षण सीखते हैं तो उसमें कौन-कौन सी दक्षताएँ होती हैं। तो भाषा शिक्षण की 4 दक्षताएँ होती हैं, जिसमें से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक कार्य है, जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों और कौशल के पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। अर्थात जो कार्यशाला प्रविधि होती है, इसमें क्या एक ग्रुप डिस्कशन की तरीके होती है। अर्थात बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं और किसी भी विषय पर वो चर्चा करते हैं। जब चर्चा करते हैं तो जो अपने के स्व अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं, वो आपस में आदान प्रदान करते हैं। यही एक कार्यशाला प्रविधि होती है। इसमें एक खास बात क्या होती है, इसमें विचारों को, नए नए विचारों का जन्म होता है और आपसी जो समस्याएं होती हैं उनमें बहुत ही जल्दी इनमें समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये कार्यशाला प्रविधि के कुछ गुण होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्यशाला का मूल सूत्र है। तो कार्यशाला का जो मूल सूत्र है, अभी हमने बताया कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। अर्थात जो कार्यशाला होती है, इसमें क्या होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, मिलकर हम किसी एक उद्देश्य या फिर समस्या में मिलजुल कर उसको समाधान करने के लिए आपस में कार्य करते हैं। वो कार्यशाला का मूल मंत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या दी है? तो क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा दी है। तो इनके अनुसार शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात शिक्षण कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें छात्रों को व्यवहार के लिए हम नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात कुछ ऐसी तकनीक होती हैं जिसमें हमारा लक्ष्य होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनका विकास करना। तो उन विधियों का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारे शिक्षण कौशल होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लार्क की परिभाषा को यहाँ पर याद करना है। अगला प्रश्न कहता है कि कामी सार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण के विभिन्न और विशिष्ट क्रियाओं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ, प्रदर्शन, आवेदन, अंदाज करना, पुष्ट करना, तुलना, व्याख्यान, प्रश्न आदि। तो कामी सार ने कहा है कि शिक्षण कौशल वह है जिसमें शिक्षण की विभिन्न विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि इन्होंने क्रियाओं के बारे में उल्लेख किया। ये कामी सार की शिक्षण कौशल की परिभाषाएं थी। अगला प्रश्न कहता है कि ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या होता है? तो इनके अनुसार शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना कि ब्राउन ने शिक्षण के बारे में बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया के बारे में बताया कि शिक्षण एक हमारा बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना, प्रतिफल देना, पुनर्बलन देना, अन्य क्रियाएं शामिल होती हैं। तो ब्राउन ने जो शिक्षण को बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया माना है। तो ये आपको पहला याद रखना है। दूसरा क्या है, इसमें शिक्षक क्या विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग करता है। कौन से? जैसे कि प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों का उत्तर जानना, प्रतिफल देना, पुनर्बलन देना, ये सभी क्रियाएं शिक्षक अपने शिक्षण में प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है? तो जो उपचारात्मक शिक्षण है, अब स्वाभाविक सी बात है, जिस भी छात्र को पढ़ने में कठिनाई हो रही होगी तो उसी के लिए उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो उस जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होता है उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होता है। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण में हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, यही हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। अर्थात किसी बालक बालिकाओं को शिक्षण संबंधी कोई परेशानी आती है तो हम उसका उपचार सीधे करते हैं, अर्थात उस समस्या को सीधे जड़ से समाप्त करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये किसके लिए उपयोगी होता है? जो कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हैं, जिनको पढ़ने में परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसमें उपचारात्मक शिक्षण का हम प्रयोग करते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बहुस्तरीय शिक्षण विभिन्न उपलब्ध स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि पूरे क्लास में, कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उनको हम अलग अलग करके पढ़ाते हैं, कुशलतापूर्वक पढ़ाते हैं, ताकि उनके बुद्धि के अनुसार उनको समझ में आ जाए।
तो यही हमारा बहुस्तरीय शिक्षण होता है। अगला प्रश्न कहता है कि छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जाता है, तो वो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि अर्थात शिक्षण का लघु रूप, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण होता है कोई बड़ा शिक्षण होता है, उसको अगर हम पढ़ाना बैठेंगे, अर्थात एक साल अगर हम पूरी इस बड़े प्रक्रिया को पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो अब क्या करते हैं, उस पूरे एक पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और फिर उनको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यही जो छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांटा है वही हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे फायदा ये होता है बच्चों में रुचि हमेशा बनी रहती है, उनको अच्छे से समझ में आता है, वो भार महसूस नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर परिभाषा क्या दी गई है कि शिक्षण की जटिल प्रक्रियाओं को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों को सामान प्रस्तुत करने की रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण होती है। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया अर्थात एक बड़ा हमको पाठ्यक्रम को पढ़ाना है तो उसको हम सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में बांट लेते हैं। तो उसको हमने एक बड़ी जो पाठ्यक्रम है उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। अब छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिकर प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण होती है। तो जो हमने बताया वही इसकी ये परिभाषा है कि मान लो कोई हमारे पास एक जटिल प्रक्रिया है, एक बृहद प्रक्रिया है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं और रुचिकर ढंग से उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा एक सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।